सो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन में। एंड आज हम आपके लेके एक नया टॉपिक जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर इंक्लूजन, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन से पॉलिसीज़ जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड, या फिर आप इंडिया की बात करें, एंड कौन कौन सी लेजिस्लेशंस या लाज जो है वो पास किए गए थे। एंड थोड़ा सा हम देखेंगे कौन कौन से हमारे जो आर्टिकल्स है वो डील करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंक्लूसिव एजुकेशन है यानी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, और एकदम काफ़ी प्रिसाइज शॉर्ट में हम हर चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को 1.5x पे देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, और अगर आप इतने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड उसके बाद देखो, ये आपको जो है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करें, यहाँ पे इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस रिलेटेड टू दिस, एंड नेशनल पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया था, एंड उसके बाद लेजिस्लेशन या एक्ट्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कौन कौन से एक्ट्स हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे, एंड कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें या इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस की बात करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसको याद करने का भी आपको पता होना चाहिए कैसे याद करना है। देखो, ह्यूमन राइट्स जो है, ऐसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी आपका 1948-49 में आया था, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहला यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ठीक है। उसके बाद मेंटली रिटार्ड के लिए आया 1971 में। उसके बाद डिसेबल पर्सन के लिए आया 1975 में, एंड देन वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कंसर्निंग डिसेबल पर्सन 1982। सालमांका स्टेटमेंट कब से पढ़ते आए हो आप, ठीक है, 1994। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सबने पढ़े होंगे, जनरल नॉलेज के अंदर भी पढ़े होंगे, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी पढ़े होंगे, 2000 में। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम डकार के अंदर ये 2000, एंड एजुकेशन फॉर ऑल फ्लैगशिप डिसेबिलिटी 2001, और कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये यूएन की कन्वेंशन थी 2007। तो इनको आपको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन राइट की बात की 1948, एंड मेंटली 1971, फिर उसके बाद डिसेबल 1975, उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो कि डिसेबल पर्सन के लिए था 1982, फिर सालमांका, ये आपको याद है 1994, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी आपको याद होगा 2000 में, एंड वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, ठीक है, ये आपके लिए नया हो सकता है 2000 में, एंड एजुकेशन फॉर ऑल फ्लैगशिप डिसेबिलिटी 2001, और कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2007, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल पॉलिसीज इंडिया में, ठीक है, सर्जेंट रिपोर्ट 1944, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बात करी थी, एंड रिलेटेड टू की इंटीग्रेट करने की बात करी इन्होंने, ठीक है। जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने स्पेशल यहाँ पे अलाउंस की बात करी गई थी, एंड कोटारी कमीशन 1964-66। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी भी थी इंडिया की 1968, ये भी आपको याद होगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन IEDC 1974 में आपका ये प्रोग्राम आया था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये सेकंड पॉलिसी 1986। बहरुल इस्लाम कमेटी 1988, एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1990 एंड 1992। यूएन स्टैंडर्ड रूल 1993, सर्व शिक्षा अभियान सबको पता है 2001, नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। उसके बाद यहाँ पे लेजिस्लेशन या एक्ट की बात करें तो मेंटल हेल्थ एक्ट आपका 1987 में आया, ठीक है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपने पढ़ लिया होगा 1992 में, ये आपका बना था। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जिसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज़ की बात करी गई थी। मिड डे मील स्कीम आपका 1995। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, सबको पता है 2009 में आया था, और ये 10 में इंप्लीमेंट हुआ था आपका जाके जुलाई में। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, ये सेकेंडरी स्टेज में आपका 2009 आ जाएगा। एंड राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसमें जो नंबर था डिसेबिलिटी वाला, इसने इसको रिप्लेस करा था, ठीक है, ये 1995 वाला जो एक्ट था आपका। एंड यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ का नंबर था वो आपका 21 हो गया था 7 से। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आपका 2017 आ जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान 2018, तो ये 3 चीज़ों को मिला के बना था आपका, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान को, एंड देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, तीनों को कम एक साथ, ठीक है, और बन गया था आपका समग्र शिक्षा अभियान 2018, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आपको, तो ये आपको, ये जो आपको यहाँ पे एक टाइप का ये जो आपका माइंड मैप दिख रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद होगा, देखो ईजिली आप इसके बारे में लिख सकते हो, आपको जस्ट समझना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंक्लूसिव एजुकेशन या सबके लिए रेस्पेक्ट डिग्निटी को प्रमोट करते हैं ना। जैसे आर्टिकल 14 की बात करें, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है आपका इक्वालिटी, ठीक है। 15 आ जाएगा आपका नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 है आपका राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 41 आ जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 45 आपका आ जाएगा, एंड ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके आर्टिकल्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, जैसे आर्टिकल 45 आ जाएगा आपका, है ना। और कंक्लूजन की बात करें, देखो
ये जो कहीं ना कहीं ये जो आपकी पॉलिसीज़ आती हैं या डिक्लेरेशन आती हैं, तो यहाँ पे इससे पहले यानी 1970 से पहले की अगर हम बात करें तो आपका जो इससे पहले भी एक चीज़ हुई है, 1945 में आपका यूएन बना, ठीक है, 1945 में यूनाइटेड नेशन, यूएनओ जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड 1970 के बाद यहाँ पे जो आपका ये था ना कि पहले इसको एज ए चैरिटी बेस्ड अप्रोच देखा जाता था, मतलब कहीं ना कहीं इनके लिए एज ए मतलब हमदर्दी के तौर पे इनको लिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं 1970 के बाद यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट जो है अप्रोच की तरफ यहाँ पे ज़्यादा उस चीज़ को एम्फसाइज या बढ़ावा दिया जाने लगा। और यहाँ पे जो हमारा फोकस था किस पे था, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना, सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं, गिफ्टेड हैं, सभी को आपको एक अंडर द सेम रूफ जो है वो पढ़ाना है, सेम क्लासरूम के अंदर। एंड असेसिबिलिटी जैसी चीज़ें, यानी सबको समान की असेस प्रोवाइड करना, सबको बराबर की असेस प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन की। तो ये कुछ चीज़ें आ जाएंगी कंक्लूजन में, जो कि आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस पे या इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो कौन कौन सी इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले देखो, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए, तो ये आपका मेनली जो है इवॉल्व हुआ, कब इवॉल्व हुआ है, जब आपका यूएन बनता है 1945 में, ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को जो है वो ग्लोबली प्रमोट करा। यानी ह्यूमन राइट्स की बात करी गई कि हर एक इंडिविजुअल का जो है वो राइट है, कुछ राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स, है ना। एंड इनिशियली अगर हम बात करें डिसेबिलिटी जो को या डिसेबिलिटी जो है, ठीक है, इसको एज ए वेलफेयर या मेडिकल पर्सपेक्टिव से जो है वो देखा जाता था, ठीक है, यानी चैरिटी कि ठीक है, इनको हमें एज हमदर्दी के तौर पे इनको थोड़ा डोनेशन दे दो, ठीक है, भला हो जाएगा। बट 1970 की बात करें तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट जो है वो देखने को मिला टूवर्ड्स ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच, ठीक है, जिसमें जो है कुछ चीज़ों को बढ़ावा दिया गया कि हर इंडिविजुअल जो है वो इक्वालिटी मिलनी चाहिए उसको, हर इंडिविजुअल की जो है वो इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, एंड हर इंडिविजुअल जो है उसको इंक्लूड करना है आपको, आप उसको मार्जिनलाइज नहीं कर सकते बेस्ड ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स लाइक सोशल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, या फिर उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स लाइक डिसेबल बच्चा है कोई अगर, तो उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, आपको उसको इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें प्रमोट करनी है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाने लगा आफ्टर 1970। उसके बाद ये जो ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, ये यूएन के द्वारा डेवलप किए गए थे एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, किसके लिए, जो भी हमारे पर्सन हैं जो डिसेबिलिटीज़ के साथ या जिनको कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, एंड इक्वल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो सारे के सारे एग्रीमेंट्स हैं, ये जो आपकी डिक्लेरेशन है, ये देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR 1948। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये पहला ग्लोबल डॉक्यूमेंट था, ठीक है, यूएन के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली में 1948 में। एंड इसने जो है कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो सभी के सभी पीपल के लिए इस्टेब्लिश करे थे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि ये कुछ बेसिक राइट होते हैं जो कि हर एक ह्यूमन को मिलने चाहिए, जिसमें इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आपकी थी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। की आइडिया क्या था यहाँ पे, हर ह्यूमन बीइंग जो है वो यहाँ पे पैदा होता है, ठीक है, इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स के साथ। ये की आइडिया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो आपका 1948 में हुआ था। आर्टिकल्स कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए, लाइक आर्टिकल 1 और 2 की बात करें तो 1 में इन्होंने लिखा था हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या है आपका, या हर एक इंसान जो है वो आपका क्या है, बराबर है, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिसेबिलिटी के बेस पे नहीं होनी चाहिए। दिस इज आर्टिकल 2। आर्टिकल 22 इसका जो कहता है वो कहता है कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट का जो है वो राइट है हर एक इंडिविजुअल को। सोशल सिक्योरिटी मतलब समाज के अंदर जब वो रह रहा है उसको प्रॉपर जो है वो वहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। आर्टिकल 25 इसका जो है वो कहता है कि राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर सपोर्ट, ये वही आ जाएगा कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी उसको मिलनी चाहिए, ये भी उसका क्या है, एक ह्यूमन राइट है। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स थे। एंड उसके बाद देखो ये जो आपकी डिक्लेरेशन थी ये ह्यूमन राइट वाली 1948 में, यहाँ पे डिसेबिलिटी टर्म को इन्होंने प्रॉपर लिखा तो नहीं है, बट यहाँ पे ऑल ह्यूमन बींग्स को इन्होंने मेंशन करा है। तो ऑल ह्यूमन बींग्स का मतलब है कि इसमें सारे के सारे इंडिविजुअल्स आपके आ जाएंगे, चाहे वो आपके डिसेबल वाले बच्चे क्यों या इंडिविजुअल्स क्यों ना हो, ठीक है। एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करी इन्होंने कि आप जो है वो यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, डिसेबिलिटी के बेस पे या किसी और एस्पेक्ट के बेस पे।
एंड हर पर्सन जो है, ठीक है, डिसेबिलिटी वाला भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल ह्यूमन बींग्स की बात करी गई है। इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, ठीक है, फाउंडेशन रखी इसने, ये जो आपका डिक्लेरेशन था ऑफ ऑल ह्यूमन राइट बेस्ड डिसेबिलिटी पॉलिसीज़ की, कि आने वाले टाइम में जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिली पॉलिसीज़ बनाने में इस डिक्लेरेशन से। एंड इंट्रोड्यूस करा इन्होंने आइडिया कि जो भी डिसेबल पर्सन है, ठीक है, उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ना कि एज अ चैरिटी देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड आता है डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। तो ये पहला क्या पढ़ा हमने, ह्यूमन राइट, दूसरा क्या आ जाएगा, मेंटली रिटार्डेड जो पर्सन है उनके लिए उनके राइट्स की बात की गई, ठीक है। तो ये पहली डिक्लेरेशन थी 1971 में, ये पहली डिक्लेरेशन थी रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन जो थे, ठीक है। तो यूएन डिक्लेरेशन थी जो कि फोकस कर रही थी स्पेसिफिकली किस पे, पर्सन जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं उनका जो आईक्यू है वो कहीं ना कहीं लो है आपका, ठीक है, यानी उनकी बुद्धि जो है उनकी प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है। जो एक एवरेज पर्सन का आईक्यू होता है वो कितना होता है आपका 91 से लेके 109 तक होता है आपका, जो कि कहीं ना कहीं इनका कम होता है, ठीक है। की प्रोविजंस क्या थी इस डिक्लेरेशन की, राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन की डिक्लेरेशन जो हुई थी, तो की प्रोविजन थी कि राइट है, ठीक है, या इनको राइट मिलना चाहिए प्रॉपर मेडिकल केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, कि इनका ये अधिकार है कि इनको भी प्रॉपर मेडिकल केयर एंड एजुकेशन मिले। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़, ठीक है, क्या कि इनका अधिकार है कि आप जो है वो फुली इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण नहीं होना चाहिए इनका किसी भी तरीके से, और अब्यूज़, ठीक है, अब्यूज़ यहाँ पे गाली देने का मतलब नहीं है, अब्यूज़ का मतलब है कि अब्यूज़ किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल को प्रॉपर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगेन इट्स आल्सो अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तब भी वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा अब्यूज़, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उसको, ठीक है, और डिग्निटी के साथ जीने का हक, ये भी इसका अधिकार होना चाहिए। एंड राइट टू ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, ये भी इसका अधिकार रहेगा। ट्रेनिंग मतलब प्रॉपर अपने आप को जो भी उसका पोटेंशियल है उसको वो अचीव कर सके, है ना। एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज क्या होते हैं, देखो रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको किसी भी प्रकार की अगर डिसेबिलिटी है तो उससे रिकवर करना, ठीक है, ठीक है, डिसेबिलिटी से लेके रिकवर के बीच में जो टाइम होता है उसको रिहेबिलिटेशन पीरियड कहते हैं आप, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी मतलब ताकि उनको हम ओवरकम कर सकें जो उसको डिसेबिलिटी है, ये सर्विसेज मिलना भी उसका क्या है, अधिकार है। तो ये कुछ प्रोविजंस यहाँ पे दी गई थी। एंड ये जो डिक्लेरेशन थी ये फर्स्ट डिक्लेरेशन थी जिसने रिकग्नाइज करा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज अ राइट इशू, नॉट जस्ट अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये राइट का इशू है, इनको भी बराबर के राइट मिलने चाहिए, ये एक मेडिकल कंडीशन नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या थी, ये पहला स्टेप था, ठीक है, टूवर्ड्स इंटीग्रेटिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबल इंडिविजुअल को सोसाइटी में इंटीग्रेट करने का, एंड आइसोलेशन से सपोर्ट एंड इंक्लूजन की तरफ यहाँ पे फोकस जो है वो आपका शिफ्ट देखने को मिलता है, कि पहले इनको एज अ चैरिटी अलग से माना जाता था, बट यहाँ पे इन्होंने बात करी कि इनके भी प्रॉपर राइट्स हैं जो कि इनको मिलने चाहिए। उसके बाद आपका तीसरा आ जाता है डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, जो कि 1975 में, पहला आपने पढ़ा ह्यूमन राइट, ठीक है, 48, फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबल 1971, एंड देन आपका राइट ऑफ पर्सन डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, 1975। अब आपको वो टर्म बताने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग की डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको इसका आइडिया हो गया होगा। तो राइट ऑफ डिसेबल पर्सन 1975 की बात करें तो ये एक यूएन का रेजोल्यूशन था, ठीक है, जो कि जिसने डिसेबिलिटी को ब्रॉडन करा, मतलब पहले इंटेलेक्चुअल की बात हो रही थी सिर्फ, है ना, लेकिन यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अलावा और भी डिसेबिलिटीज़ को इसमें इन्होंने इंक्लूड करा, मतलब डिसेबल पर्सन, हर एक प्रकार की डिसेबिलिटी की बात करी इन्होंने। की राइट्स की क्या बात करी, अगेन वही कि राइट मिलना चाहिए उनको, प्रॉपर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, उनका अधिकार होना चाहिए प्रॉपर मेडिकल केयर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। रिहेबिलिटेशन मींस प्रॉपर उनकी जो भी परेशानी है, ठीक है, उससे रिकवर होने में उनकी जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड है उनको मेडिकल केयर वो मिलनी चाहिए। एंड राइट टू एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग समझते हो ना आप, पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, ठीक है। अगर कोई विकलांग है तो डजन मीन कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, हो सकता है वो विकलांग हो, ठीक है, उसकी टांगें नहीं है, लेकिन हो सकता है वो उसकी जो आर्टिस्टिक जो उसका पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह में बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलने का भी अधिकार है, ठीक है। एंड राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल पार्टिसिपेट, मतलब समाज के अंदर पार्टिसिपेट करने का भी उसको क्या होना चाहिए, ये कुछ राइट्स की बात करेगी, ये सारे के सारे अधिकार उनको मिलने चाहिए। एंड ये डिक्लेरेशन जो है इसने एम्फेसाइज करा, बढ़ावा दिया, डिसेबल पर्सन शुड एंजॉय फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी लाइक अदर्स, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है। तो जस्ट 3-3, 4-4 जो आपको पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, इसने जो है वो आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड इंक्लूजन को स्ट्रेंथन करा, ठीक है, एंड डिसेबिलिटी को इन्होंने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू रिकॉग्नाइज करा, ठीक है, कि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू है,
कि हमारी परेशानी है कि समाज कैसे इनको देखता है, ठीक है। तो इनको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी क्यों ना हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपका आ जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कंसर्निंग डिसेबल पर्सन 1982 में आपका। तो ये एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, क्रिएट करी गई थी। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन जो आपका 1981 में मनाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन जो है वो कब मनाया गया था, 1981, या उस साल को जो है वो मनाया गया था एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस ईयर के, ठीक है, तो प्रिवेंशन करना डिसेबिलिटीज़ का, मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। 3 टर्म्स होती है हमारी, ठीक है। क्या टर्म्स होती है हमारी? 3 टर्म्स होती हैं। एक आपकी टर्म होती है इम्पेयरमेंट, ठीक है। दूसरी आपकी टर्म जो है वो होती है डिसेबिलिटी, और थर्ड टर्म आपकी क्या होती है? हैंडीकैप होती है, ठीक है। अब देखो इन तीनों का मतलब क्या होता है। देखो इम्पेयरमेंट का मतलब होता है किसी बॉडी के पार्ट का जो है वो फंक्शनिंग क्या हो जाना, उसमें माल फंक्शनिंग हो जाना, यानी अबनॉर्मेलिटी हो जाना। फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो, या किसी पर्सन की जो है वो लेग जो है वो कट जाती है, ठीक है, लेग का कट होना, ये लेग नहीं है, ठीक है। दूसरा डिसेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अब लेग कट होने के कारण अब ये क्या नहीं कर सकता, प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकता, ठीक है, या रन नहीं कर सकता प्रॉपरली। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी, मतलब इसकी वजह से जो आपका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हैंडीकैप का मतलब क्या होता है कि लेग ना होने के कारण अब वो वॉक नहीं कर सकता या रन नहीं कर सकता। रन करने की ना करने की वजह से अब वो जो समाज के अंदर उसको जो है डिसएडवांटेज मिलता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? हैंडीकैप, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी गांव में एक बच्चा है, ठीक है, कोई एक चाइल्ड है, उसकी टांगें नहीं है, तो मतलब उसको इम्पेयरमेंट बोलेंगे हम, ठीक है। अब वो दौड़ नहीं सकता है, तो मतलब डिसेबिलिटी हो गया। अब यहाँ पे समाज के अंदर क्या था, यहाँ पे एक जो है वो मैराथन जो है वो दौड़ रखी गई थी। अब उस दौड़ में वो भाग नहीं ले सकता है, मतलब क्या हुआ कि सोशली जो है उसको डिसएडवांटेज हो गया, फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हैंडीकैप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिसेबिलिटी को प्रिवेंशन करना, ठीक है, रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। रिहेबिलिटेशन मैंने आपको बता दिया कि रिकवरी करना उस चीज़ की, ठीक है। इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, एंड फुल पार्टिसिपेशन जो है वो समाज के अंदर इस चीज़ को जो है वो बढ़ावा देना। तो ये कुछ उद्देश्य थे इसके आपके। एंड ये जो प्रोग्राम था, ठीक है, राइट डिक्लेरेशन से प्रैक्टिकल ग्लोबल एक्शन प्लान की तरफ इन्होंने बात करी, क्योंकि इसका नाम ही क्या था आपका? वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कंसर्निंग डिसेबल पर्सन, ठीक है। इन्होंने बोला जस्ट आप डिक्लेरेशन यानी घोषणा नहीं करोगे कि हमारे ये करा, हमने इसमें ये करा, नहीं, आप प्रैक्टिकल जो है वो एक्शंस लोगे, प्लान तैयार करोगे। इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो है वो कंट्रीज़ के लिए इन्होंने प्रोवाइड करा। एंड पॉलिसी डेवलपमेंट को जो है बढ़ावा दिया। एजुकेशन के रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाओ, किसकी एजुकेशन? डिसेबल पर्सन की एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्थ की बात इन्होंने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया कि आप सभी पॉलिसीज़ बनाओ रिलेटेड टू डिसेबल पर्सन, किस किस फील्ड के रिलेटेड? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। उसके बाद सालमान का स्टेटमेंट की बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी जो आपका ये सालमान का जो आपका डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, यूनेस्को की तरफ से, ठीक है, कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन। ये स्पेन के अंदर हुआ था आपका 1994 में, ठीक है। एंड कोर आइडिया यहाँ पे था इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आप प्रोवाइड करोगे रेगुलर स्कूल्स के अंदर, ठीक है। और इन्होंने बोला कि यही एक बेस्ट तरीका है सभी के सभी बच्चों को एडुकेट करने का, ठीक है। मतलब आप उनको अलग से नहीं पढ़ाओगे, स्पेशल स्कूल्स में नहीं पढ़ाओगे, आप उनको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू पढ़ाओगे, मतलब सभी बच्चों को अंडर दी सेम रूफ पढ़ाओगे। की प्रिंसिपल क्या थे कि सभी के सभी बच्चे यहाँ पे एक साथ उनको जो है वो लर्न करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ डिसेबिलिटी। स्कूल को अडेप्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। हमने पढ़ा था आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन पढ़ा था, वहाँ पे क्या होता था कि बच्चा अडेप्ट करता था, स्कूल अडेप्ट नहीं करता था। उससे पहले हमने स्पेशल एजुकेशन देखा था जो कि स्पेशली इन बच्चों के लिए बनाए गए होते स्कूल, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता था कि जो स्कूल होता था वो अडेप्ट करते हैं, वो रैम्प्स बनाते हैं, वो हर एक फैसिलिटी तैयार करते हैं जो एक बच्चे को रिक्वायर्ड होती है उसकी नीड के हिसाब से, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला स्कूल को जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, जो भी वेज, स्ट्रैटेजीज, मैथड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको चेंज करना है किसके हिसाब से? लर्नर की नीड के हिसाब से। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उससे क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन जो है आपका कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। तो कुछ प्रिंसिपल थे, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बच्चे एक दूसरे को समझेंगे। इससे क्या हुआ? देखो ये जो आपका सालमान का स्टेटमेंट था, ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो आइडिया था आपका सेपरेट स्कूल का, तो इन्होंने बोला कि वो हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेन स्ट्रीम स्कूल जो है वो आपको उसमें सभी के सभी बच्चों को जो है आपको इंक्लूड करना है। इंपॉर्टेंट क्या थी, ठीक है, मेजर टर्निंग पॉइंट था ये ग्लोबल एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन को फुली बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है उसको इस्टेब्लिश करा।
उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, वो रहेगा आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि आपके 2008 के अंदर आए थे। टोटल 8 गोल्स थे इसमें, आपको सबको पता है ना, और 2015 तक अचीव करने थे। और उसके बाद आपका यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ जाते हैं, जो कि 17 थे आपके, है ना। 2015 से लेके 30 तक टारगेट है उनको अचीव करने का। एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो ये यूएन के द्वारा जो है डेवलप किया गया था इनको। तो इसमें गोल नंबर जो आपका 2 आता है, दैट इज़ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो इसमें यही लिखा है कि सभी को, यूनिवर्सल मीन्स हर एक कंट्री की बात करी है यहाँ पे, मतलब सबको जो है वो एजुकेशन मिलनी चाहिए। कौन सी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्होंने यहाँ पे डिसेबल बच्चों को मेंशन तो नहीं करा है, बट कहीं ना कहीं ऑल चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो इसका मतलब सभी के सभी बच्चे इसमें आ जाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, इसने हाईलाइट करा यूनिवर्सल एजुकेशन की नीड को, एंड कंट्रीज़ को इनकरेज करा कि आप जो है वो फोकस करोगे एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स मतलब जो ग्रुप कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम जो आपका सोसाइटी है उससे कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड है, मार्जिनलाइज्ड है वो, ठीक है। किसी भी एस्पेक्ट के बेसिस पे हो सकता है, फिजिकल एस्पेक्ट्स पे हो सकता है, या डिसेबिलिटी के एस्पेक्ट्स पे हो सकता है, ठीक है। जब हम उनको मेन जो आपका सोसाइटी है उसमें अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा देना है। उसके बाद आपका वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, ये डक्कर 2000 में, ठीक है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगा एजुकेशन फॉर ऑल, जो कि कहीं ना कहीं ये जो आपका एजुकेशन फॉर ऑल वाली स्टेटमेंट है, ये आपका सालमा का स्टेटमेंट जो आपका आया था उसी में आपका ये दिया गया था। कि स्टेटमेंट की बात करें, इन्होंने बोला कि हर एक पर्सन जो है उसका राइट है एजुकेशन का, एंड दैट मीट बेसिक लर्निंग नीड्स, ठीक है। और इसने ये जो आपका वर्ल्ड एजुकेशन फोरम हुआ था, ठीक है, 2000 में, एंड इन्होंने बढ़ावा दिया इंक्लूजन को। किसको इंक्लूड करना है? आपको डिसेबल बच्चों को आपको इंक्लूड करना है मेन स्ट्रीम में, ठीक है, गर्ल्स को, एंड रूरल एंड मार्जिनलाइज जो भी ग्रुप्स हैं उनको भी आप जो है वो जो आपके स्कूल्स हैं वहाँ पे इंक्लूड करोगे। और इंक्लूसिव एजुकेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया इन्होंने, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या थी? एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट को इन्होंने रीइंफोर्स करा कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंड ओके, इन्होंने बोला कि एक्सक्लूजन जो है डिसेबल चिल्ड्रन का, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। कि उसके देखो कि जब तक आप कुछ बच्चों को एक्सक्लूड रखोगे, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं सभी बच्चों को हम नहीं सिखा सकते। तो ये थोड़ा सा आ जाएगा। देन एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, फ्लैगशिप डिसेबिलिटी 2001, ये एक यूएन इनिशिएटिव था टू इंश्योर डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन एजुकेशन सिस्टम, कि जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनको आप इंक्लूड करोगे एजुकेशन सिस्टम में। की आइडिया क्या था कि एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो इम्पॉसिबल है जब तक आप डिसेबल बच्चों को इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप डिसेबल बच्चों को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो तो एजुकेशन फॉर ऑल कैसे अचीव हो रहा है? नहीं होगा। तो इन्होंने जो है वो कंट्रीज़ को पुश करा, यानी ये जो आपका फ्लैगशिप था या प्रोग्राम था, आपका डिक्लेरेशन था कि आप एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लेके आओ, और ये जो आपके डिसेबल बच्चे इनको भी इंक्लूड करो, एंड असेसिबल लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे की नीड के हिसाब से प्रोवाइड करो। असेसिबल मतलब जहाँ पे बच्चे अपने हिसाब से चीज़ों को असेस कर सकें, ठीक है, प्राप्त कर सकें। इंपॉर्टेंस क्या थी? इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी को ग्लोबली इसने स्ट्रेंथन करा। उसके बाद आपका यूएन कन्वेंशन हुई, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, UNCRPD, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेट के पर्सपेक्टिव से भी 2007 में ये आपका हुआ था, ठीक है। तो ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी डिसेबिलिटी राइट्स पे। देखो लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या है कि जो कंट्री इसको साइन करेगा, ठीक है, उसको अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो उस पर लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इट्स मैंडेटरी। तो ये पहला आ जाएगा आपका, जो कि लीगली इन्फोर्सेबल था, ठीक है। की प्रिंसिपल क्या थे? इक्वालिटी मिलनी चाहिए सबको, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि आप भेदभाव नहीं कर सकते बेस्ड ऑन डिसेबिलिटीज़ या बेस्ड ऑन एनी अदर एस्पेक्ट्स। फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सभी इंडिविजुअल्स की। एसेसिबिलिटी, ठीक है, मतलब असेस टू क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए सभी को। रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, ठीक है। एंड एजुकेशन फोकस की बात करें इसका जो आपका था, तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल्स पे, हर एक लेवल पे, यानी जो भी आपके लेवल होते हैं, प्राइमरी लेवल एजुकेशन का, सेकेंडरी लेवल होता है, या हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन को इन्होंने बोला, ठीक है, कि आप जो है इस चीज़ को बढ़ावा दोगे। एंड रीजनेबल अकोमोडेशन इन स्कूल्स, मतलब जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इन बच्चों को इंक्लूड करने के लिए, जो भी आपके डिसेबल बच्चे हैं, कि जो इनको चीज़ें रिक्वायर्ड है एक स्कूल के अंदर, वो स्कूल जो है वो उस चीज़ को लेके आएगा, ठीक है, अपने आप को चेंज करेगा। बाकी अगर हम बात करें UNCRPD जो है वो आपका लीगली इन्फोर्सेबल है फॉर कंट्रीज दैट रेटिफाई मीन जो इसको साइन करेंगे या जो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो डिक्लेरेशंस थी वो जस्ट डिक्लेरेशंस थी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एक पावरफुल जो है वो ग्लोबल डिसेबिलिटी राइट इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लीगली इन्फोर्सेबल था। अगर इस कंट्री, कोई भी कंट्री अगर इसने किसी ने इसको रेटिफाई करा है, यानी साइन करा है, इसको एक्सेप्ट करा है, ठीक है, तो अगर वो इन्फोर्स नहीं कर रहा है, मतलब ये चीज़ों को नहीं प्रमोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। एंड इंश्योर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट राइट प्रोटेक्शन,
तो ये इंपॉर्टेंस थी इसकी आपकी। उसके बाद आपका आता है नेशनल पॉलिसीज़, यानी इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड कमेटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आई, ठीक है, जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी या जिन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए या डिसेबिलिटी जो पर्सन थे या डिसेबल पर्सन थे उनके राइट्स को बढ़ावा देने के लिए जो है बात कही। सबसे पहले सर्जेंट रिपोर्ट 1944, तो ये एक लैंडमार्क एजुकेशन रिपोर्ट थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम। एंड की ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये जो आपका सर्जेंट रिपोर्ट थी, ये जो सर्जेंट था, इसने क्या क्या ऑब्जर्व करा कि इंडिया के अंदर जो है वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है डिसेबल बच्चों के लिए, एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ज़्यादातर काम कर रही हैं, ठीक है, यानी डिसेबल बच्चों को एजुकेशन ज़्यादातर कौन दे रहा है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इसमें कोई भी काम नहीं कर रही है। रिकमेंडेशन क्या थी इसकी, ये जो आपका सर्जेंट कमीशन थी, तो इन्होंने बोला कि जो भी डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप नेशनल एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करोगे, यानी कहने का मतलब वही आ गया आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने इसको बढ़ावा देने की बात करी। और इन्होंने बोला कि 10% जो भी आपका एजुकेशन बजट है वो आप डिसेबल चिल्ड्रन को जो है वो एलोकेट करोगे, एंड इंटीग्रेशन जो है वो आपको करना है रेगुलर स्कूल्स में, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब कि आप उनको रेगुलर स्कूल में डालोगे। तो इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फ़र्क याद रखना कि यहाँ पे स्कूल इतना ज़्यादा अपने आप को अपडेट नहीं करता है, या फिर कहने का मतलब है कि यहाँ पे अडेप्ट नहीं करता है, बच्चे को अडेप्ट करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये पहली जो है वो रिपोर्ट थी जिसने सुजेस्ट करा था डिसेबल एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, कि जो आपका डिसेबल बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम है वो आपका मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम के साथ या उसी के अंडर होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या थी, इसने फाउंडेशन रखी आपके डिसेबिलिटी एजुकेशन पॉलिसीज़ की इंडिया के अंदर। कोठारी कमीशन सबको पता है, ठीक है, 1964-66 डॉक्टर दौलत कोठारी जो थे मेजर इंडियन एजुकेशन कमीशन थी आपकी। ये की रिकमेंडेशन की बात करें तो इन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है डिसेबल बच्चों की वो एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ये जनरल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होनी चाहिए, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा देने की बात करी। तो ये इनकी कुछ रिकमेंडेशंस यानी सुझाव थे। उसके बाद ये कमीशन जो थी इन्होंने और ज़्यादा बढ़ावा दिया डिसेबल बच्चों की एजुकेशन को, एंड इन्होंने बोला कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी एजुकेशन सेपरेट नहीं होनी चाहिए, और बट उनको हमें दूसरों के साथ ही जो है वो एडुकेट करना चाहिए व्हेन एवर पॉसिबल। इंपॉर्टेंस क्या थी, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो गया आफ्टर 1964-66। फिर उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपका फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आता है इंडिया में 1968 में। की फीचर्स की बात करें, एक्सपैंड करा एजुकेशन को, जो भी एजुकेशन है, ठीक है, डिसेबल बच्चों के लिए, एंड डेवलप करा ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब वही कि आप जो है वो नॉर्मल स्कूल में बच्चे आने लग पड़े, यानी जो आपके मेन स्ट्रीम स्कूल थे वहाँ पे जो आपके डिसेबल बच्चे थे उनको भी इंटीग्रेट करने लगे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कूल जो है वो अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे थे, बच्चे को ही अडेप्ट करना पड़ रहा था। ये जो पॉलिसी थी, ठीक है, इसने जो आइडिया है आपका डिसेबल चिल्ड्रन उनको प्रमोट करा कि वो भी रेगुलर स्कूल्स में जो है वो पढ़ेंगे वेर एवर पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं जो आपकी कमीशन थी, ठीक है, उसी की रिकमेंडेशन को आप सबको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंप्लीमेंट करने की बात करी थी, चाहे वो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करें। उसके बाद इंपॉर्टेंस की थी, इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, तो ये पहली पॉलिसी थी जिसने फॉर्मली जो है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन को सपोर्ट करा था, क्योंकि ये पहली ही एजुकेशन पॉलिसी थी। उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन IEDC 1974। दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर। पर्पस क्या था इसका आपका, तो देखो, प्रोवाइड करना एजुकेशन को रेगुलर स्कूल्स में डिसेबल बच्चों को, ठीक है, और सपोर्ट करना चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो भी विकलांग बच्चे हैं आपके उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसी भी तरह की सपोर्ट हो सकती है, चाहे उनका वो करिकुलम रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो आपका उनकी असिस्टिव डिवाइसेस के रिलेटेड हो सकती है। और IEDC जो है इसने प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड एकेडमिक सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इन्होंने जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल और एकेडमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। इंपॉर्टेंस, ये पहला स्ट्रक्चर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम था आपका इंडिया में। उसके बाद आपका आता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो इसमें आप सबको पता है, ठीक है, कि की प्रोविजन की बात करें तो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी इन्होंने, ठीक है, डिसेबल बच्चों के लिए। इंटीग्रेशन करने की बात करी रेगुलर स्कूल्स में कि आप इनको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, उसमें लेके आओगे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में। और स्पेशल स्कूल जो है वो आपका वो बनाओगे आप, लेकिन किसके लिए बनाओगे, जिनको सेवर डिसेबिलिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड बच्चा है जिसको दिखता ही नहीं है कुछ, तो उसको मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, अगर किसी का पार्शियल लॉस हुआ है विजन का तो उसको आप लेके आ सकते हो, फिर उसके हिसाब से वैसे आप टीचिंग एड तैयार करोगे। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करी इन्होंने कि आप उन पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेनिंग दोगे पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए, पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, ठीक है। और टीचर ट्रेनिंग रिफॉर्म्स की भी बात करी कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी है आपको, इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है जो आपके बच्चे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे आप। और ये एक बैलेंस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बात करी यहाँ पे कि एक
इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ आप स्पेशल एजुकेशन सिस्टम को भी, दोनों को इन्होंने बढ़ावा दिया। इंपॉर्टेंस क्या थी, स्ट्रेंथन करा इन्होंने एजुकेशन राइट ऑफ डिसेबल लर्नर। उसके बाद बहरुल इस्लाम कमेटी 1988, जो कि आपको बहुत कम सुनने को मिलता होगा इसके बारे में, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन दी थी और कि बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस दी। देखो पहले फ्री एजुकेशन की बात करी इन्होंने कि जो भी विकलांग बच्चे हैं उनको आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, इंटीग्रेशन करोगे आप, ठीक है, मतलब मेन स्ट्रीम स्कूल में लेके आओगे उनको, यानी जो भी आपके रेगुलर स्कूल हैं वहाँ पे ऐड करोगे उनको। और इसके साथ साथ इन्होंने रेजिडेंशियल एजुकेशन की बात करी। रेजिडेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो बिल्कुल नहीं चल सकता है, तो वहाँ पे टीचर उसको घर पे जाके पढ़ाने जाएंगे, या फिर पर्टिकुलर इनको जो भी इनके हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पे टीचर्स पढ़ाने जाएंगे, ठीक है। और सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करी इन्होंने सेकेंडरी एंड हायर लेवल पे, कि ये जो बच्चे होंगे आपके डिसेबल बच्चे, इनको आप सेकेंडरी एंड हायर लेवल पे भी सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। कहीं ना कहीं फोकस की बात इन्होंने जो मेन फोकस था वो किस पे करा, लीगल एंड एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करने की बात करी। इंपॉर्टेंस की बात करें, स्ट्रेंथन पॉलिसी डायरेक्शन टूवर्ड्स इंक्लूजन, ठीक है, तो वही आ जाएगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्होंने जो है इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज़ को बताने की बात करी कि आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज़ होंगी वो किस तरह से हो सकती है या किस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि 1986 में जो आपकी पॉलिसी थी उसी की जो रिकमेंडेशन या उसमें जो कमियां रह गई थी या नहीं चली थी, ठीक है, उसको फिर से फर्दर इन्हांस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है जो कि 1992 में आता है। की मेजर्स की बात करें, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करी कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है, कैसे आपको इंटीग्रेटेड जो भी आपका सिस्टम है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है। एंड रिसोर्स सेंटर की बात करी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, और सप्लाई ऑफ एड्स एंड लर्निंग मटेरियल बच्चों की नीड के हिसाब से, और एड्स मतलब असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है। यूनिवर्सल इनरोलमेंट गोल कि सभी को जो है आपको इनरोल करना है। फोकस यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज़। इंपॉर्टेंस यहाँ पे था कि मेड पॉलिसीज़ प्रैक्टिकल थ्रू ट्रेनिंग एंड रिसोर्स। यहाँ पे जो पॉलिसीज़ अभी तक बोलते आए थे सिर्फ राइटिंग में था चीज़ें, यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात करी। यूएन स्टैंडर्ड रूल 1993 आपका देखने को मिलता है। तो इसकी बात करें तो इसमें की आइडिया यही था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। और इम्पैक्ट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इस चीज़ से जो है बहुत सारे लॉज बनते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जैसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992 में बना, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 एंड नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में बना आपका, और स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिसेबिलिटी राइट। कहीं ना कहीं लॉज जो है वो कहीं ना कहीं बने, ठीक है। ये जो यूएन स्टैंडर्ड रूल था आपका 1993, तो ये इसी की देन थे। उसके बाद अगर हम बात करें आपका सर्व शिक्षा अभियान, ये आप सबको पता है 2001 में आपका ये आया था, ठीक है। ये एक प्रोग्राम था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कि सभी को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी अप टू एज 14 ईयर, है ना। और की फीचर की बात करें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, तो कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने बात करा था कि जितना जल्दी हो सके बच्चे की डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करो। एंड देखो अगर आपको पता ही नहीं है कि इसको बीमारी कौन सी है तो आप फिर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि जल्दी से आइडेंटिफाई करो क्या परेशानी है बच्चे को, एंड देन उस हिसाब से मेजर लेने आपको, ठीक है, यानी उसको एड्रेस करना है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान की बात करी इन्होंने। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान का मतलब होता है व्यक्तिगत शैक्षणिक अवधारणाएं अपनाओ, ठीक है, बच्चे की नीड के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको उसको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करना है, करिकुलम, ठीक है, टीचिंग मेथड्स, ये सारी चीज़ें। टीचर को ट्रेनिंग देने की बात करी इन्होंने। एंड बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रॉपर जो है वो स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा व्हील चेयर पर मूव कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एंड कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बात करी। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो इसका एक ही मोटो था आपका, नो चाइल्ड इज़ एक्सक्लूडेड फ्राम एजुकेशन, और यानी जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, आप सबको पता होगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेजर इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद आपका नेशनल पॉलिसी आ जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, ये पॉलिसी था आपका, ठीक है। 1995 वाला और 2016 वाले एक्ट थे और ये आपकी पॉलिसी थी। तो की फोकस एरियाज़ की बात करें, प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन की बात करी कि जो भी डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट करना है आपको, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड देन प्रिवेंशन। रिहेबिलिटेशन मतलब उससे रिकवरी, एंड देन इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है। वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इनको इन्होंने इंक्लूड करा। एंड बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात करी और सोशल सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए उनको, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका पॉलिसी था तो ये आपको एक कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो है वो डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन इंडिया में उसके लिए एक आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंस क्या थी यहाँ पे, होलिस्टिक डिसेबिलिटी पॉलिसी थी जो कि सारे के सारे जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कवर करता है आपका ये।
अब आपका आता है पार्ट 3, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी लेजिस्लेशन यानी लॉज एक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ एक्ट आपका 1987, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था आपका कि जो भी आपके मेंटली इल पर्सन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। की प्रोविजंस की बात करें क्या क्या थी इस एक्ट में, राइट टू ट्रीटमेंट एंड केयर, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ एंड लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना उनको। इंपॉर्टेंस वही आ जाएगा, डिग्निटी एंड राइट ऑफ मेंटली आल, जो भी मेंटली इल इंडिविजुअल्स हैं सारे के सारे, ठीक है, उनके जो भी राइट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, डिग्निटी को इंश्योर करना। उसके बाद आरसीआई आ जाएगा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आप सबने पढ़ लिया होगा, 1992 एक्ट आया था, ठीक है। पर्पस क्या था इसका कि जो भी आपके टीचर्स होंगे जो आपके स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग्स को रेगुलेट करना एंड फंक्शन ये वही आ जाएगा, स्टैंडर्डाइज करना ट्रेनिंग प्रोग्राम को कि सारे के सारे टीचर्स को एक जैसा जो ट्रेनिंग है वो मिले, ठीक है, एंड प्रोफेशनल रजिस्टर को मेंटेन रखना और क्वालिटी एजुकेशन जो है डिसेबिलिटी फील्ड के रिलेटेड उसको इंश्योर करना, ये आपका एजेंसी बनाया गया था, ठीक है। और इंपॉर्टेंस वही आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, ठीक है, कि ताकि उनको हम अच्छे से तैयार कर सकें कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करना है जो कि स्पेशल बच्चे हैं हमारे। उसके बाद आता है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, ठीक है। इसमें आपकी 7 डिसेबिलिटीज़ आती हैं जो कि विजुअल, हियरिंग, लोकोमोटर, मेंटल डिसेबिलिटीज़ के रिलेटेड है। एजुकेशन राइट्स की बात करिए यहाँ पे कि फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, जो भी डिसेबल बच्चे हैं 18 साल की आयु तक। इंटीग्रेशन होना चाहिए उनका मेन स्ट्रीम स्कूल में एंड स्पेशल स्कूल्स भी बनाने आपको वेयर एवर नीडेड, मतलब अगर डिसेबिलिटी अगर किसी को सेवर है तो आप स्पेशल स्कूल्स भी बनाओगे। तो ये आपका जो 1995 का एक्ट था उसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा बढ़ावा दिया इन्होंने कि आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग यानी पर्टिकुलर जैसे क्राफ्ट, आर्ट, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें उनको सिखाओगे आप। और इंपॉर्टेंस क्या थी, ये एक लैंडमार्क लॉ था जिसने इंश्योर करा इक्वल राइट्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। मिड डे मील स्कीम सबको पता है 1995 में, ठीक है। तो इसके 2 मोटिव थे, एक तो माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए था कि हमारे बच्चे जो है उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है घर पे, और दूसरा था कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। तो इन्होंने बोला कि खाना मिलेगा तो उसके चक्कर में आएंगे, इनरोलमेंट बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो स्कूल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन को बढ़ावा मिला इस चीज़ से एंड ये बढ़ावा देने के लिए एंड अटेंडेंस जो है वो मार्जिनलाइज ग्रुप्स की वो भी बढ़ी जो कि पहले नहीं आ रहे थे। अब वो खाने के लिए जैसे उनको पता चला खाना मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी इनरोलमेंट या अटेंडेंस जो है वो उसमें बढ़ा। उसके बाद आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 की बात करें तो ये इसमें यहाँ पे मेन डिसेबिलिटीज़ पे फोकस करा, जैसे ऑटिज़म सबको पता है आपका, ये फर्स्ट 3 ईयर जो आपके लाइफ के होते हैं या एक बच्चे की लाइफ के होते हैं तो वहाँ पे ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं, लाइक कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है उसको, सोशल आइसोलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज़ जो आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट था 1999 में ये कवर करता है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, कि अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऑटिज्म है या सेरेब्रल पाल्सी है या मेंटल रिटार्डेशन है या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है यानी एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो उन फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है, गाइडेंस देना है, काउंसलिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देना है एंड केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आपको, ठीक है। तो ये मेन उद्देश्य थे इसके किसके, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के। इंपॉर्टेंस यहाँ पे था फोकस ऑन मार्जिनलाइज डिसेबिलिटी ग्रुप एंड फैमिली सपोर्ट। उसके बाद आपका आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009, ठीक है। की फीचर्स की बात करें, देखो इससे पहले आप सबको पता है सर्व शिक्षा अभियान आया आपका कि सभी को यूनिवर्सल एजुकेशन मिलनी चाहिए ना, अप टू एज 14 ईयर्स है ना, बट कहीं ना कहीं ये सारे प्रोग्राम्स थे, है ना, लीगली नहीं था, मतलब उतना ज़्यादा है ना, प्रोग्राम आप सबको पता है ना लीगली नहीं होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें अब एक्ट बन चुका है तो एक्ट मीन्स अब डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होगा क्योंकि इसके बाद इसको आर्टिकल 21A में रखा गया और आर्टिकल 21A जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो मतलब कहने का ये हो गया कि अगर आपको कोई स्कूल मना करता है ना कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे तो आप कोर्ट में जा सकते हो, रिट दे सकते हो एज़ पर द आर्टिकल 32, जिससे क्या होगा, स्कूल ही बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका फंडामेंटल राइट बन गया और फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल, दे आर जस्टिकेबल, मतलब अगर कोई उल्लंघन होता है कोर्ट में जा सकते हो आप, ठीक है। की फीचर्स की बात करें तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये आप सबको पता है, सारे के सारे बच्चे जो है इंक्लूड होंगे इसमें, चाहे डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं और कोई भी चाइल्ड जो है वो उसको एजुकेशन से मना नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस क्या था यहाँ पे, मेक एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ठीक है, और मैंने बता दिया फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज, ये भी आपको याद रखना है, 2009 में आया था, ये डिसेबल बच्चों के लिए था, ठीक है। तो सपोर्ट करना चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी सेकेंडरी एजुकेशन में क्योंकि सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है, और एड्स यानी जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो प्रोवाइड करना उनको, स्कॉलरशिप्स, सपोर्ट सर्विसेज व्हेन एवर नीडेड। उसके बाद आपका आता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इस एक्ट ने
क्या करा था, जो आपका पहला एक्ट था पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, उसको इसने रिप्लेस करा। ये एक्ट आपका 2016 में आता है। यहाँ पे डिसेबिलिटी का जो नंबर है, यानी जो 1995 में आपका एक्ट था वहाँ पे डिसेबिलिटीज़ कितनी थी, टोटल 7 थी। अब यहाँ पे नंबर जो है वो 21 हो गया, ठीक है। और बेस्ड ऑन यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था आपको ये बताना है, लास्ट जो आपका 2007 में आया था, ठीक है। उसके बाद की पॉइंट्स की बात करें तो इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल एरियाज़, तो इसके जो आपके ये जो आपका एक्ट था 2016 वाला, राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इक्वालिटी और कहीं पे भी आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए सभी के सभी बच्चों को 18 साल तक। 4% रिजर्वेशन की बात करी इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एसेसिबिलिटी जो है उसको बढ़ावा देने की बात करी। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ICT टूल्स वेयर नेवर नीडेड, एंड लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और पनिशमेंट फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो मतलब लॉस की भी बात करी इन्होंने कि प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिससे कहीं ना कहीं जो डिसेबल बच्चे हैं हमारे इनको दिक्कत आती है, तो उसके ऊपर पनिशमेंट के रिलेटेड भी लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उनको। उसके बाद आपका आता है एम क्या था इसका, टू इंश्योर डिग्निटी, ठीक है, मान सम्मान, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों को, एंड फुल पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की सोसाइटी में। उसके बाद आपका आता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था इसमें, प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस एंड डिग्निटी एंड केयर जो है इंश्योर करना, तो ये एक्ट था आपका। फिर समग्र शिक्षा अभियान मैंने आपको बता दिया, ये 3 चीज़ों को इंटीग्रेट करके बना है आपका, क्या क्या आपका सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि 2009 में आपका आया था, ठीक है, ये आपका 2001 में आया था, और इन दोनों को मिला के एंड देन टीचर एजुकेशन, ये तीनों इनको मिल के बन गया आपका समग्र शिक्षा अभियान। और इंटीग्रेटेड स्कीम थी ये प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक, एंड फोकस था यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्विटी पे, कि सबको यहाँ पे नीड के हिसाब से। इक्वालिटी क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी होता है बेस्ड ऑन नीड, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन नीड्स, कि नीड के हिसाब से। इसका मैंने आपको डिफरेंस समझाया था क्या होता है इक्वालिटी एंड इक्विटी में। उसके बाद आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो सबको पता है आपको NEP 2020 की बात करें तो यहाँ पे इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सभी को सभी मिलनी चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया है इन्होंने, यानी NEP 2020 ने। इक्विटेबल मतलब नीड के हिसाब से, स्पेशली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड डिसएडवांटेज, जो भी हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं। की पॉइंट्स क्या थे, यूनिवर्सल एसेस यानी शिक्षा सभी के लिए, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, इंक्लूसिव स्कूल, रेगुलर स्कूल जो है वो अकोमोडेट करेंगे सभी के सभी लर्नर्स को एज़ पर नीड्स, और यहाँ पे स्कूल जो है वो अपने आप को चेंज करेंगे। टीचर ट्रेनिंग की बात करी कि टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड स्पेशल नीड के हिसाब से। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, यानी करिकुलम आपका रिजिड नहीं होना चाहिए, करिकुलम आपका चेंजेबल होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए एज़ पर द नीड ऑफ द लर्नर, ठीक है। और कंटेंट आपका अडेप्ट करना है आपको बच्चे की नीड के हिसाब से, और मल्टीपल लर्निंग मेथड आपको अडेप्ट करने हैं ताकि बच्चे को सूट करें आपके हिसाब से नहीं, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, बच्चे की कन्वीनियंस के हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। सपोर्ट सर्विसेज को बढ़ावा देने की बात करें इन्होंने, रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे पर्टिकुलर रिसोर्स दिए जाएंगे, संसाधन बच्चे को नीड के हिसाब से। स्पेशल एडुकेटर्स, असिस्टिव डिवाइसेस, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा दिया। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात करी कि डिजिटल टूल का यूज़ करना है आपको लर्निंग को असेसिबल बनाने के लिए। उसके बाद आपका बैरियर फ्री एक्सेस, यानी जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका बच्चे की नीड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड मटेरियल मेड असेसिबल, तो ये सारी चीज़ों की इन्होंने बात करी। एम क्या था आपका NEP 2020, तो यहाँ पे इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम बनाना, जहाँ पे सारे के सारे बच्चे एक साथ लर्न करें और ग्रो करें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखो इंक्लूसिव एजुकेशन को, यहाँ पे टर्म तो नहीं देखने को मिलेगी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे आर्टिकल आपके इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है कि सारे के सारे जो लॉ की नज़रों में, यानी लॉ के लिए, कानून के लिए सारे के सारे इंडिविजुअल जो है वो बराबर है, ठीक है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कहीं ना, मतलब वही हो गया। आर्टिकल 15 एंड 15(3) की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और 15(3) कहता है कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर वनरेबल ग्रुप्स। वनरेबल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं समाज के अंदर। आर्टिकल 21 मैंने आपको बता दिया, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 16 to 14 ईयर्स तक। आर्टिकल 41 की बात करें, राइट टू एजुकेशन, वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस फॉर डिसेबल पर्सन, कि इनको प्रॉपर जो है वो एजुकेशन का राइट। बट ये जो है ना, ये देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो जो DPSP थे ना आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दीज आर नॉट जस्टिकेबल, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास प्रोविजंस होंगी तो कल को ये सारे के सारे आर्टिकल्स देख लेना जब आप पॉलिसीज़ बनाओगे,
उस टाइम पे तो थे ही नहीं रिसोर्स, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि आप जो है जब आने वाले टाइम में पॉलिसीज़ बनाओगे, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला था कि अगर आपके पास रिसोर्स होंगे तो आप जब भी पॉलिसीज़ बनाओगे तो ये आर्टिकल्स देख लेना, ठीक है। तो आर्टिकल 41 में कहा है राइट टू एजुकेशन, वर्क मिलना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस फॉर डिसेबल पर्सन। आर्टिकल 45, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे देखो यही मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है वो इंश्योर करता है इक्वालिटी एक्सेस एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल लर्नर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि ऑल बच्चों की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ वाले भी आ जाएंगे। कंक्लूजन की बात करें, ओवरऑल जो आपकी प्रोग्राम पॉलिसीज़ ये जो हमने पढ़ा, तो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन जो है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। कहाँ से? पहले क्या देखते थे? एज अ चैरिटी, ठीक है, एज अ चैरिटी बेस्ड एंड सेग्रीगेटेड एजुकेशन होता था। सेग्रीगेटेड मतलब बच्चों को, स्पेशल जो बच्चे होते थे हमारे, उनको अलग से पढ़ाया जाता था। और वो शिफ्ट हमें देखने को मिलता है टूवर्ड्स ह्यूमन राइट अप्रोच, कि हर इंडिविजुअल के कुछ अपने राइट्स होते हैं जो उसको मिलने चाहिए, चाहे वो राइट ऑफ इक्वालिटी हो, इक्वल पार्टिसिपेशन हो। और इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ देखने को मिला यहाँ पे कि इंटीग्रेशन या सेग्रीगेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ मूव देखने को मिला हमें कि सारे के सारे बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाए एंड इक्वल पार्टिसिपेशन एंड असेसिबिलिटी। तो ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चीज़ों को याद कर लेना आपने, क्योंकि ये डेट्स हैं तो ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी। एंड बाकी जो इसमें कंसेप्ट थे आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। सो आज का सेशन होता है हमारा यहीं पे समाप्त। एंड बाय बाय। और अगर कोई और भी टॉपिक आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसी तरह से सिंपलीफाइड लैंग्वेज में एंड एक सिंपल तरीके से, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपकी हेल्प हो रही है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।